नमस्कार। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में प्लेटो के बारे में अपन पढ़ रहे थे और प्लेटो में आज दूसरा पार्ट है। ठीक है, पिछले पार्ट में अपन ने ये देखा कि एक तो प्लेटो के बारे में अपने को पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है। उसमें अपन ने पहला टॉपिक देखा था प्लेटो का न्याय, जिसमें वो ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, साहस, संयम और विवेक। इनके अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, जिसे वो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहता है। आज अपन बात करेंगे प्लेटो का राज्य संबंधी विचार। प्लेटो के राज्य संबंधी विचार। एक अपन ने पुस्तकें देखी थी प्लेटो की, कि प्लेटो की कौन कौन सी पुस्तकें थी। वो रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, ये तो 3 तो महत्वपूर्ण बुक थी। इनके अलावा अपन ने और भी कुछ किताबों के नाम देखे थे, आपको याद हो तो कौन कौन से थे वो, जिनमें द सिंपोजियम, मेनो, द एपोलॉजी, फाइदो, चारमाइडिस, क्रिटो, ये भी बुक्स अपन ने देखी थी। आज अपन प्लेटो के राज्य के बारे में बात करेंगे। प्लेटो के राज्य में प्लेटो आदर्श राज्य की बात करता है। आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट की बात करते हैं प्लेटो, आदर्श राज्य की बात करते हैं प्लेटो। ये आदर्श राज्य का वर्णन उन्होंने रिपब्लिक पुस्तक में किया है। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक में इसका वर्णन किया है, आदर्श राज्य का, इसका आदर्श राज्य के बारे में। ये आदर्श राज्य दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा। आदर्श राज्य दार्शनिक राजा के द्वारा शासित होगा। और दार्शनिक राजा के कौन होगा? जिसमें विवेक, साहस, संयम तीनों गुण है, जिसको वो न्याय बोलता है, जो कि चौथा गुण बताता है न्याय। वही क्या है? दार्शनिक राजा, जिसमें चारों गुणों की प्रधानता होगी, वो दार्शनिक राजा बनने लायक होगा। ठीक है, तो आदर्श राज्य दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा। अब ये जो न्याय है, इस न्याय की प्राप्ति कैसे हो? तो न्याय है क्या? 2 बातें हैं न्याय में। एक तो प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार काम करेगा। दूसरा, कोई भी व्यक्ति दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अहस्तक्षेप की नीति भी बोलते हैं इसको। तो 2 सिद्धांतों पर ये न्याय काम करता है। तो न्याय की प्राप्ति कैसे होगी? तो प्लेटो कहता है कि इसके लिए एक तो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी बात करता है वो कम्युनलिज्म की, साम्यवाद की। कम्युनलिज्म की बात करता है, साम्यवाद की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। शिक्षा अच्छी होगी और साम्यवाद। तो प्लेटो के आदर्श राज्य को समझने के लिए एक तो दार्शनिक राजा को समझना आवश्यक है, जिसके बारे में अपन ने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में जाना कि दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए। इस आदर्श राज्य में न्याय होगा। न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण के अनुसार काम करेगा और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन न्याय की प्राप्ति कैसे होगी? शिक्षा से और साम्यवाद से। तो अपन समझते हैं कि शिक्षा क्या है प्लेटो के अनुसार। ठीक है, तो प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। प्लेटो ने 2 शिक्षा पद्धतियों को मिलाया है। प्लेटो ने उस समय की
दो शिक्षा पद्धतियों को मिलाया है। नंबर 1, एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस का मतलब है यूनान, और वर्तमान में इसी का नाम है ग्रीस, यूरोप महाद्वीप का देश है। और दूसरा इसका पड़ोसी, जिसके साथ में इसका हमेशा संघर्ष चलता रहा, स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी, इन दोनों का समावेश किया। एथेंस में जो शिक्षा पद्धति थी ये निजी थी, निजी शिक्षा पद्धति। स्पार्टा में सार्वजनिक शिक्षा पद्धति थी, सरकार के अंडर में शिक्षा दी जाती थी। जो राजा होता था, शासक था यहाँ का, वही व्यवस्था करता था। यहाँ पे निजी शिक्षा व्यवस्था थी। दूसरा, यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो दार्शनिक शिक्षा का ज्यादा बोलबाला था। एथेंस में, यूनान में निजी शिक्षा थी, दार्शनिक शिक्षा थी। यहाँ पर जो शिक्षा थी वो शारीरिक शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया जाता था, सैनिक शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया जाता था। यहाँ पर दार्शनिक और बौद्धिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। आप जानते भी हैं कि प्लेटो ने जिस एकेडमी की स्थापना की थी, उसके दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था कि ऐसे व्यक्ति प्रवेश नहीं करें जिन्हें गणित का ज्ञान नहीं है, जिन्हें गणित का ज्ञान नहीं हो वो यहाँ पर प्रवेश न करें। तो बौद्धिक यानी गणित वाला व्यक्ति कैसा होता है? इंटेलेक्चुअल होता है, बौद्धिक रूप से मजबूत होता है। तो यूनान में, एथेंस में निजी शिक्षण व्यवस्था थी, इसलिए तो प्लेटो ने भी एक एकेडमी खोल दी। ऐसे अरस्तु भी एकेडमी की स्थापना करेगा, जिसका नाम दूसरा होगा। यहाँ पे एकेडमी नाम है, अभी याद रखना इतना कि प्लेटो ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की उसका नाम था एकेडमी। दार्शनिक और बौद्धिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। स्पार्टा में सार्वजनिक शिक्षा थी और इस पर शारीरिक और सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। फिर अपन बात करते हैं आगे। अब प्लेटो ने किस तरीके से मिक्सअप किया? भाई अपन ने एथेंस और यूनान के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, लेकिन प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो पहली बात तो सार्वजनिक शिक्षा पर बल देता है, सार्वजनिक शिक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। सार्वजनिक शिक्षा पर बल दिया, और ये कहाँ की विशेषता थी? एथेंस की विशेषता नहीं थी, ये विशेषता है स्पार्टा की। ठीक है, तो सार्वजनिक शिक्षा पर बल दिया, जो कि कहाँ की विशेषता है? स्पार्टा की विशेषता है। दूसरा, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की बात, समान शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी स्त्री और पुरुष दोनों को। एक बात ध्यान रखने की है, प्लेटो स्त्रियों इन महिला सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण का पक्षधर है और स्त्रियों को भी पुरुष के समान मानता है। लेकिन अरस्तु है ना, वो स्त्रियों को समान नहीं मानता है, उनको नागरिक भी नहीं मानता है। ध्यान रखना है ना कि वो असमानता की बात करता है अरस्तु, और प्लेटो है ये स्त्रियों की समानता की बात करता है। आगे इंपॉर्टेंट बात, प्लेटो कहता है कि शिक्षा को 3 चरणों में बांटा जाए। शिक्षा को 3 चरणों में बांटा जाना चाहिए, बांटा जाए। ठीक है, शिक्षा को 3 चरणों में बांटा जाए। कैसे कैसे? पहली है प्राथमिक शिक्षा। पहली कौन सी है? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा
20 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा होगी, वो 20 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। इसमें शारीरिक और संगीत शिक्षा दी जाएगी। शारीरिक व संगीत शिक्षा। शारीरिक और संगीत, देखो प्लेटो, पहले तो एथेंस और स्पार्टा की बात आ गई। प्लेटो ने क्या किया, सार्वजनिक शिक्षा पर बल दिया, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की बात की। शिक्षा को 3 चरणों में बांटा गया, 20 वर्ष तक दी जाएगी, ठीक है, और शारीरिक और संगीत की शिक्षा दी जाएगी। अंतिम 2 वर्ष अनिवार्यतः सैनिक शिक्षा दी जाएगी। अनिवार्यतः सैनिक शिक्षा दी जाएगी अंतिम 2 वर्ष में। ये व्यवस्था वर्तमान में इजराइल में लागू है। 12th के बाद में कॉलेज में आप तभी जा सकते हैं जब आप 2 साल सेना के साथ में रहते हैं। आपको वहां की सेना की तरह, यानी सेना के साथ रखा जाता है 2 वर्ष तक। इससे क्या होता है, इससे राष्ट्र प्रेम जागृत होता है, आपको अपने देश के प्रति भावनाएं जागृत होती हैं, ठीक है, जो संवेदन होते हैं अपने, वो देश के साथ में जुड़ते हैं। तो ये प्राथमिक शिक्षा का प्रोविजन करता है प्लेटो। इसके बाद दूसरा है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा वालों की परीक्षा होगी, और प्राथमिक शिक्षा में जो असफल रह गए हैं, प्राथमिक शिक्षा में असफल जो रह गए हैं, उन्हें सैनिक बना दिया जाएगा, ठीक है। जो असफल रह गए हैं इस प्राथमिक शिक्षा में, उसे सैनिक बना दिया जाएगा, और जो बाकी हैं शेष उच्च शिक्षा के लिए लिए जाएंगे, ठीक है। इतना जाना, शेष उच्च शिक्षा लेंगे, और जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा में जो असफल रह गए हैं वो सैनिक शिक्षा लेंगे, ठीक है। इनकी आयु कितनी होगी, 20 वर्ष से 35 वर्ष की आयु। 35 वर्ष की आयु तक इन्हें ये उच्च शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और उच्च शिक्षा में पढ़ाया क्या जाएगा, गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र। गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ये जो एज है 20 वर्ष की आयु है, इस 20 वर्ष की आयु तक व्यक्ति कल्पना प्रधान होता है। यहां पर व्यक्ति कैसा है, कल्पना प्रधान है, लेकिन यहां पर तर्क प्रधानता आ जाती है। इस आयु में तर्क प्रधानता आ जाती है, ठीक है। तो जब कल्पना प्रधान था तब उसे संगीत कला की शिक्षा दी गई, क्योंकि कल्पनाएं हावी रहती हैं, और संगीत से जुड़े लोगों से आप मिल रहे हो तो आपको पता भी होगा कि वो कल्पना प्रधान होते हैं। लेकिन 20 वर्ष के बाद में 35 वर्ष की आयु तक तर्क प्रधानता होती है, इसलिए उन्हें गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए। ये कौन कहता है, ये प्लेटो साहब कह रहे हैं। थर्ड है व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा, ठीक है। व्यवहारिक शिक्षा में क्या होगा, पहली बात, ये 35 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक, 35 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
अब तक जो सैद्धांतिक चीजें पढ़ी है, इन सैद्धांतिक पक्षों को व्यवहारिक जीवन पर लागू किया जाना चाहिए। अपनाया जाना चाहिए इनको प्रैक्टिकली। जो अब तक थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी हैं, इनको प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जा सकता है, तो अब सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक पक्ष पर लागू किया जाना चाहिए। इसमें सफल व्यक्ति शासक वर्ग में शामिल होंगे। इस परीक्षा में सफल व्यक्ति, इसमें सफल व्यक्ति शासक वर्ग में शामिल होंगे, ऐसी कल्पनाएं कर रहा है प्लेटो। ठीक है, इसलिए तो राजनीतिक दर्शन का जनक है। ठीक है, हमें वो सैनिक बना दिया। जो पहली परीक्षा दी, जो अनुत्तीर्ण रहे प्राथमिक शिक्षा में, वो अनुत्तीर्ण व्यक्ति सैनिक बना दिए गए, और जो व्यवहारिक शिक्षा में पास हुए हैं उनको शासक वर्ग में शामिल कर लिया गया। लेकिन एक जो उत्पादक वर्ग रह गया, शिल्पी वर्ग रह गया, इस पर प्लेटो मौन है। तो नोट लगा करके लिख लीजिए, उत्पादक वर्ग, शिल्पी वर्ग की शिक्षा पर प्लेटो मौन है। ठीक है, यहां पर प्लेटो मौन है। प्लेटो कहता है कि शिक्षा अंदरूनी आंखें खोल देती है, और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है इनवर्ड आइज। अंदरूनी आंखें, इनवर्ड आइज, EYES। भीतरी आंखें खोल देती है, शिक्षा भीतरी आंखें खोल देती है, जिससे अंधकार दूर होता है, जिससे अंधकार दूर होता है, अर्थात सही और गलत का ज्ञान होता है, अर्थात सही और गलत का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इनवर्ड आइज, अंदरूनी आंखें, भीतरी आंखें खुल जाती हैं, जिनसे जीवन का सही ज्ञान होता है। लड़के और लड़कियों की समान शिक्षा की बात करता ही है प्लेटो। साम्यवाद दूसरा पॉइंट था, साम्यवाद। पहला तो शिक्षा संबंधी विचार, दूसरा साम्यवाद। न्याय की स्थापना कैसे होगी? तो एक तो एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, और दूसरा कम्युनलिज्म होना चाहिए। तो साम्यवाद किसका किसका होना चाहिए? तो प्लेटो कहता है कि एक तो परिवार का साम्यवाद होना चाहिए, और दूसरा संपत्ति का साम्यवाद। परिवार का साम्यवाद, और दूसरा है संपत्ति का साम्यवाद। परिवार का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद, इसका मतलब क्या है? प्लेटो एक शब्द यूज में लेता है कि जो संरक्षण करने वाले वर्ग हैं, कौन से संरक्षण करने वाले, जो शासक हैं या फिर सैनिक हैं। ठीक, उत्पादक वर्ग की बात नहीं कर रहा है, शासक और सैनिक वर्ग की बात कर रहा है। ये शासक और सैनिक वर्ग को दो चीजें भ्रष्ट करती है। संरक्षक वर्ग
कौन से हैं संरक्षक वर्ग? शासक और सैनिक। इन्हें दो चीजें भ्रष्ट करती हैं। एक कंचन यानी पैसा और दूसरा है कामिनी यानी स्त्री। कंचन और कामिनी भ्रष्ट कर देती हैं। तो ये कहता है कि ना तो परिवार होना चाहिए, ना संपत्ति होनी चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, निजी परिवार नहीं होना चाहिए, सामूहिक परिवार होना चाहिए, निजी संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, पैसा भी निजी नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। चलो ये तो बात चल सकती है, लेकिन परिवार भी निजी नहीं हो, एक की पत्नी सबकी पत्नी, एक के बच्चे सबके बच्चे हों, ये बात बोलता है प्लेटो। ठीक है, तो परिवार के साम्यवाद की बात करता है, संपत्ति के साम्यवाद की बात करता है, लेकिन जो उत्पादक वर्ग है उनके लिए पाबंदियां नहीं है। उत्पादक वर्ग निजी परिवार रख सकते हैं, निजी संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन संरक्षक वर्ग ऐसा नहीं कर सकता है। तो संपत्ति का साम्यवाद, और संपत्ति के साम्यवाद में क्या है कि निजी संपत्ति नहीं होगी, संपत्ति का साम्यवाद। निजी संपत्ति नहीं होगी, संपत्ति साझी होगी, सामूहिक होगी। एक विचारक है जिसे समाजवाद का जनक कहा जाता है, और समाजवाद का जनक है रॉबर्ट ओवन। तो रॉबर्ट ओवन पर भी इस विचार का प्रभाव है, इस विचार का प्रभाव है। ठीक है, रॉबर्ट ओवन पर भी इस विचार का प्रभाव है। ठीक है, तो मेन तो ये बात है। स्त्री पुरुष समानता और स्त्री सशक्तिकरण का कट्टर समर्थक है प्लेटो, ध्यान रखने की बात है। जबकि अरस्तु है ना, अरस्तु असमान मानता है स्त्रियों को, नागरिक भी नहीं मानता है। तो एक पॉइंट में लिख लीजिए, आप अलग से पॉइंट बना लीजिए। रिपब्लिक में दिए गए आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत, ये पॉइंट बना लीजिए आप अलग से। रिपब्लिक में, रिपब्लिक जो कि इसकी पुस्तक है, रिपब्लिक में दिए गए आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य के मूल सिद्धांत, बातें वही है जो अब तक अपन ने पढ़ी है, लेकिन लिख लेते हैं एक जगह इनको। पहला है संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, व परिवार का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। ठीक है,
उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा, फिर किस पर लागू होगा? संरक्षक वर्ग पर लागू होगा, यानी शासक वर्ग पर लागू होगा, यानी सैनिक वर्ग पर लागू होगा। प्लेटो स्त्री पुरुष समानता, प्लेटो स्त्री पुरुष समानता तथा स्त्री सशक्तिकरण का प्रबल समर्थक है। स्त्री सशक्तिकरण का प्रबल समर्थक है। ठीक है, प्लेटो स्त्री पुरुष समानता तथा स्त्री सशक्तिकरण का प्रबल समर्थक है प्लेटो। अगला पॉइंट, न्याय आदर्श राज्य का प्राण है। न्याय आदर्श राज्य का प्राण है। आइडियल स्टेट का मूल है न्याय। न्याय आदर्श राज्य का प्राण है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, बृहत रूप है। यानी राज्य बड़ा है, शरीर है, और व्यक्ति है वो इस शरीर का एक अंग है जो राज्य में निवास करते हैं। और एक अंग दूसरे अंग पर जैसे निर्भर होता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे वर्ग पर निर्भर है। इसको कहा जाता है राज्य का आंगिक सिद्धांत, यानी प्लेटो राज्य के आंगिक सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम है सावयवी सिद्धांत को मानता है। ठीक है, तो राज्य का कौन सा सिद्धांत देता है? आंगिक सिद्धांत है, सावयवी सिद्धांत है। इसको मानता है, एक्सेप्ट करता है प्लेटो। कार्य विशेषीकरण, इस आदर्श राज्य में कार्य विशेषीकरण होगा। अब कार्य विशेषीकरण आपको बताने की जरूरत थोड़ी ना है, कार्य विशेषीकरण होगा, यानी अपने गुणों के अनुसार कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही कार्य विशेषीकरण है। विशेषज्ञ अपने क्षमता के अनुसार, अपने गुण के अनुसार कार्य करेंगे। शिक्षा इस न्याय प्राप्ति का मानसिक साधन है। शिक्षा न्याय प्राप्ति का मानसिक साधन है। शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का, न्याय प्राप्ति का मानसिक साधन है शिक्षा। इस राज्य के समाज में 3 वर्ग हैं, शासक, सैनिक, उत्पादक। ये 3 वर्ग हैं। इसमें वही बातें हैं घुमा फिरा करके। यहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, विधि का शासन नहीं है। रूल ऑफ लॉ हिंदी में लिख लेना आप, विधि का शासन नहीं है, बल्कि बाहुबली मूवी का एक डायलॉग है कि मेरा वचन ही है शासन, तो वही है यहाँ पर। बल्कि दार्शनिक जो राजा है उसका आदेश ही शासन है, कानून है। दार्शनिक राजा के आदेश ही कानून है, आदेश ही दार्शनिक राजा के आदेश ही कानून है। अब यह है, एक लाइन आती है उदात्त झूठ। उदात्त झूठ का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? तो प्लेटो से जुड़ा हुआ है। उदात्त झूठ, उदात्त झूठ यानी प्रोपगेशन ऑफ नोबल लाई।
प्रोपगेशन ऑफ नोबल लाइक। नोबल लाइक इससे जुड़ा हुआ है, तो प्लेटो से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ये वही है कि इस दार्शनिक राजा की आज्ञा का पालन क्यों करेंगे, क्यों कोई इसकी बात को मानेगा। तो प्लेटो ये कहता है कि इस दार्शनिक राजा को झूठ बोलना चाहिए, उदार झूठ। जनता नहीं समझती है, लेकिन जनता को भ्रम में रखना है। अच्छे दिन आएंगे, काला दिन आएगा, पैसे आएंगे, तो इन बातों में उलझाए रखो दुनिया को, लोगों को। गरीबी हटाओ, ठीक है, तो ऐसी बातों में उलझाए रखो। यह है उदार झूठ। तो ऐसा झूठ बोलना कि जनता, लोग राजा की बात को माने, राजा को सर्वे सर्वा माने, राजा के आदेश को ईश्वरीय आदेश माने, इसके लिए राजा को झूठा प्रचार करना पड़ेगा। तो राजा को झूठा प्रचार किया जाना चाहिए और इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा कहते हैं प्लेटो। तो सीधा सीधा अपने प्रश्न आता है कि उदात्त झूठ की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो उदात्त झूठ के प्रचार की रॉयल लाई, शाही झूठ की अवधारणा है, ये प्लेटो से जुड़ी हुई है। राज्य का लक्ष्य, अगला पॉइंट लिख लेना आप कौन सा है ना। राज्य का लक्ष्य आध्यात्मिक और नैतिकता की स्थापना है। आध्यात्मिक व नैतिकता की स्थापना करना है, ठीक है। आध्यात्मिक व नैतिकता की स्थापना करना है राज्य का लक्ष्य। और प्लेटो लोकतंत्र का कटु आलोचक है। लोकतंत्र का कटु आलोचक प्लेटो, कटु आलोचक है लोकतंत्र का, ठीक है। सुकरात और अरस्तु भी लोकतंत्र के आलोचक हैं, लिख लीजिए चाहे आप नोट लगा करके। सुकरात और अरस्तु भी लोकतंत्र के आलोचक हैं, नोट लगा करके लिख लीजिए। सुकरात व अरस्तु भी लोकतंत्र के आलोचक हैं, ठीक है। तो सुकरात और अरस्तु भी लोकतंत्र के आलोचक हैं। ये रिपब्लिक आदर्श राज्य है जिसके बारे में अपन ने आज देखा है। आदर्श राज्य के बारे में अपन ने जाना कि आदर्श राज्य क्या है। कल अपन आगे देखेंगे ना।